गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रोबेबिलिटी सेकेंड ईयर की प्रोबेबिलिटी के थर्ड लेक्चर पे आते हैं। हमने पहले लेक्चर में बताया था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है। ठीक है, जब एक घटना की प्रायिकता निकालनी होती है दूसरी हो चुकी हो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो आज हम बताएंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी होती है सब प्रतिबंध प्रायिकता के गुण। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यदि f किसी प्रतिदर्श s का एक घटना है, f क्या है, किसी सैंपल स्पेस की क्या है, घटना है, तो p s बाई f, s हो रहा है कब, जब f हो चुका है तब, या f हो रहा है कब, जब f हो चुका है तब, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। P S कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ S और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज इक्वल टू क्या होगी, 1। इसकी प्रूविंग देखते हैं। जैसे ये फार्मूला हमें पता है, ये क्या होता है, फार्मूला होता है P E बाई F इक्वल टू P E इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F होता है। अब E की जगह हम क्या रखते हैं, S रखते हैं। E की जगह क्या रखते हैं, S। तो P S बाई F इक्वल टू क्या हो जाएगा, P S इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F। और इसका मान क्या होता है, सैंपल स्पेस और किसी घटना का अगर इंटरसेक्शन ले तो वही घटना आ जाएगी। सैंपल स्पेस मतलब पूरा चीज आ जाएगी, और एफ एक घटना है, उसका वो सबसेट ही होता है। एफ जो होता है एस का सबसेट होता है, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो एस इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ। पी बाई एफ अपॉन पी ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो इस तरह हम पहली प्रॉपर्टी को क्या कर लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी, ए बी व एफ प्रतिदर्श समष्टि एस की कोई घटना है, ए बी है और एक एफ है, जहां पी ऑफ एफ नॉट इक्वल टू 0 है। तो दूसरी प्रॉपर्टी कहती है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन अपॉन एफ इज इक्वल टू पी ए बाई एफ प्लस पी बी बाई एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन पी अपॉन एफ। ये होता है, ध्यान रखना, P कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन A यूनियन B इक्वल टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। इसकी प्रूविंग देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, P A यूनियन B अपॉन F। ठीक, परिभाषा क्या कहती है, देखो P E बाई F क्या होता है, P E बाई F होता है P E इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F। तो यहां जहां E लिखा है वहां क्या लिखा है, A यूनियन B। जहां E लिखा है वहां क्या लिखा है, A यूनियन B। तो परिभाषा में जहां E होता था वहां हमने क्या कर दिया, A यूनियन B कर दिया। बात क्लियर, ये स्टेप समझ में आया। ठीक, परिभाषा क्या होगी, P E बाई F इक्वल टू P E इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F, वही लगा दिया और कुछ नहीं किया। अब हम लोग ने पहले पढ़ा होगा A यूनियन B इंटरसेक्शन C, ये हम लोग ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। A यूनियन B इंटरसेक्शन C ये क्या होता है, ये होता है A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C, पढ़ा है। इस फार्मूले को देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू होता है A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो यही चीज यहां लगा दी, A यूनियन B इंटरसेक्शन F लिखा था, तो A इंटरसेक्शन F यूनियन B इंटरसेक्शन F हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। ठीक, अब देखते हैं क्या करते हैं। अब देखो एक फार्मूला और हम लोग ने पढ़ा था, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखो एक हम लोग ने फार्मूला पढ़ा था, A यूनियन B इक्वल टू होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, पढ़ा है, ये भी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था हम लोग ने। P A यूनियन B इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B होता है। ठीक, तो यहां पे देखो A, ये A है, ये क्या है, A यूनियन B। ठीक है, P A यूनियन B वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या आएगा, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। बात सही, इससे इसी से फॉर्मूले से हमने किया, P A इंटरसेक्शन B, P A यूनियन B बराबर क्या होता है, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, अलग अलग कर लिया, P A इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F,
P B इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F और P A इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F। अब देखो परिभाषा से देखो P E by F क्या होता है? P E by F, P E by F हम लोग ने पढ़ा था होता है P E इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F। तो ये यही लिखा है, क्या लिखा है? P A इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F। जहां E थी वहां क्या लिखा है? A लिखा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? P A by F। इसी तरह जहां E था वहां पे क्या है? B है, तो ये क्या आ जाएगा? P B by F। और इसमें देखो A इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन F, यानी F एक ही है तो F एक ही बार लिखेंगे, कोई जरूरी नहीं तीनों का इंटरसेक्शन है A B और F का, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F। ठीक, ये हो गया, ये आपको समझ में आ गया। अब देखो ये E है, P E इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F क्या होता है? P E by F, P इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F। फिर से समझिए, P ये E हो गया इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F बराबर होता है P E by F। तो P E की जगह क्या है? A इंटरसेक्शन B। ठीक, तो P A by F प्लस P B by F माइनस P A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ F, यही आपको प्रूव करना। ठीक है, तो P A इंटरसेक्शन B अपॉन F इज इक्वल टू P A by F प्लस P B by F माइनस P A इंटरसेक्शन B। अब मान लीजिए A और B क्या हो? अपवर्जी घटनाएं। A और B क्या हो? अपवर्जी। तो जब अपवर्जी घटनाएं होती हैं, जब अपवर्जी घटनाएं होंगी तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा? 0। तो A और B का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 0। तो ये 0 आ जाएगा, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी P A यूनियन B अपॉन F इक्वल टू P A by F प्लस P B by F हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये हमने इसलिए बता दिया क्योंकि थर्ड प्रॉपर्टी में इसका यूज होगा। और समझ में आई? एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। हमने ये हमको प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड लिए सीधे सीधे फार्मूला लगा दिए, P E by F बराबर क्या होता है? P E इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F। जहां E बोल रहा है वहां ये लिखा है। ठीक, अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव ला A यूनियन B इंटरसेक्शन C बराबर होता है A इंटरसेक्शन C यूनियन A B इंटरसेक्शन C। उस वाले डिस्ट्रीब्यूटिव ला से ये खोल दिए, A यूनियन B बराबर होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, उस फार्मूले से। अब इसको अलग अलग कर दिए, ये परिभाषा है इसकी P A by F की, ये परिभाषा है P B by F की, और ये F को इकट्ठे करके, और ये है परिभाषा इसकी P, ये इसकी परिभाषा है P A इंटरसेक्शन B अपॉन F। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। जैसे कहते हैं A E by F, तो वही E by F वाला है, और ये हमको क्या करना था? प्रूव करना था। और A B अगर अपवर्ती होंगे तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? पाई होगा। तो P ऑफ A यूनियन B अपॉन F इक्वल टू P ऑफ A by F प्लस P B by F होता है। ठीक, अब हम आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी में। तीन प्रॉपर्टी होती है। तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है E और F अगर S की कोई घटना है, ठीक है, E और F क्या है? S की कोई घटना है, तो P E डैश अपॉन F, P E डैश अपॉन F इज इक्वल टू 1 माइनस P E by F, ये होता है। ठीक है, ये तीसरी प्रॉपर्टी है। यदि E व F प्रतिदर्श समष्टि S की कोई घटनाएं हो तो ठीक है, ये होता है। अब इसको हम प्रूव करते हैं। तो अभी हमने प्रूव किया P, एक चीज हमने प्रूव की थी P, ये पहली प्रॉपर्टी हमने क्या बताई थी कि P S by F इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है, प्रूव किया था। और अगर हम E यूनियन E डैश ले तो क्या आएगा? ऐसे ही तो आएगा, E यूनियन E डैश बराबर क्या होता है? S। तो जहां S लिखा है वहां हम क्या लिख देंगे? E यूनियन E डैश, क्या लिख देंगे? E यूनियन E डैश अपॉन F। ठीक है, अब इस देखो E चूंकि
ई यूनियन ई डैश बराबर क्या होता है? ठीक, अब देखो इस परिभाषा से ई यूनियन ई डैश अपॉन एफ बराबर क्या होगा? यही तीसरी प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती थी? इसका फॉर्मूला होता है पी ई यूनियन ई डैश अपॉन एफ इज इक्वल टू होता है पी ई बाई एफ प्लस पी ई डैश बाई एफ, ये समीकरण एक बना देते हैं, और प्लस पी ई इंटरसेक्शन ई डैश अपॉन एफ। ये हमने थर्ड प्रॉपर्टी से लिखा। देखो ये लिखा, इसी प्रॉपर्टी से हमने लिखा। चूंकि E इंटरसेक्शन E डैश क्या होता है? पाई होता है। E इंटरसेक्शन E डैश क्या होगा? पाई। कोई कॉमन ही नहीं होगा E और E डैश में, क्यों होगा? तो जब E और E इंटरसेक्शन क्या हो गए? पाई हो गए, ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसलिए P E यूनियन E डैश अपॉन F इज इक्वल टू P E बाई F प्लस P E डैश बाई F। ये इक्वेशन 2 कर लो, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 से देखो, समीकरण 1 व 2 से, ठीक, 1 में क्या लिखा था? इसकी वैल्यू 1 है, और 2 में क्या लिखा है? इसकी वैल्यू ये है। तो समीकरण 1 और 2 से क्या आ गया है? ये जो वैल्यू है वो 1 के बराबर होगी। ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? 1 की। या P E डैश अपॉन F इज इक्वल टू 1 P E बाई F, ये होगा, ठीक है। और यही हमको क्या करना था? प्रूव करना था। यही थर्ड प्रॉपर्टी होती है। एक बार हम फिर से देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, और फिर समझते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी ये कह रही है कि E और F प्रतिदर्श समष्टि S की कोई घटना है, ठीक। तो अगर ऐसा है तो P E डैश अपॉन F कंडीशनल प्रॉपर्टी ऑफ E डैश। E डैश मतलब क्या? पूरक समुच्चय। E का पूरक समुच्चय क्या होता है? E डैश मतलब U माइनस S माइनस E डैश क्या होता है? जैसे मान लीजिए अगर ये A है तो A डैश का मतलब क्या है? ये पार्ट, ठीक है। इसीलिए A और A डैश में कोई कॉमन नहीं होता, लेकिन अगर दोनों का यूनियन ले तो क्या आएगा? S आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया? देखो अभी हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि P S by F इक्वल टू 1 होता है, ठीक, पहली प्रॉपर्टी से, ठीक, फर्स्ट प्रॉपर्टी से, ठीक, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी से लिखिए। अब देखो S क्या होता है? अभी हमने बताया कि A डैश मतलब क्या? ये चीज, अगर ये A है तो ये क्या है? A डैश। तो A और A डैश को मिलाएंगे तो क्या है? S, वही पूरी चीज आ जाएगी, समष्टि आ जाएगा, ठीक है। तो S आ जाएगा, तो यहां S की जगह आप A यूनियन E डैश। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेकंड प्रॉपर्टी कहती है इसकी वैल्यू होगी P E by F, P E डैश by F माइनस P E इंटरसेक्शन E डैश अपॉन F। ये कहती है सेकंड प्रॉपर्टी कि इसकी वैल्यू ये होगी, ठीक। और ये 0 होगा, E डैश और E का इंटरसेक्शन क्या होगा? 0, क्योंकि पूरा समुच्चय है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? 0। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी P E यूनियन E डैश अपॉन F इज इक्वल टू P E बाई F प्लस P E डैश बाई F, ठीक। समीकरण 1 और 2 से दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी और यहां से ये निकल जाएगा, ठीक है। तो तीनों प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और इसको कम से कम आप लोग 2-2 बार देखिएगा, ठीक है। जहां जो स्टेप नहीं समझ में आ रहा होगा इसको ध्यान से समझिएगा, और जो चीजें हमने पहले फर्स्ट ईयर की यूज की हैं, जैसे P A यूनियन B क्या होता है, ठीक है, कंडीशनल प्रॉपर्टी का फार्मूला यूज किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया है, तो इन सब चीजों को पहले से आप ध्यान रखेंगे तो आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक। तो कम से कम आप 2 बार देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब हम बताते हैं आगे की चीजें कि अब देखते हैं प्रायिकता का गुणन प्रमेय, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रायिकता का गुणन प्रमेय या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी।
यदि दो घटनाएं ई और एफ एक साथ घटित होने की प्रायिकता, ठीक है, दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं, इसकी प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, किन्हीं दो घटनाएं ई व एफ के एक साथ घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? जैसे एक फार्मूला हमने पढ़ा था पी ई बाई एफ, ये क्या पढ़ा था? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ, ये पढ़ा था। तो ये ई इंटरसेक्शन एफ मतलब क्या हुआ? ई और एफ दोनों हो रही, इसकी प्रायिकता ये निकालना था। तो पी ऑफ एफ किधर आ जाएगा? इधर, यानी घटना की जो प्रायिकता होगी वो किसके बराबर आ जाएगी? पी ऑफ एफ इंटू पी ई बाई एफ। घटना एफ की प्रायिकता और ई की प्रायिकता जब एफ हो चुकी हो, इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज यहां लिखी है। किन्हीं दो घटनाओं ई व एफ के एक साथ घटित होने की प्रायिकता, घटना प्रायिकता क्या होगी? घटना ई की प्रायिकता तथा एफ की सप्रतिबंध प्रायिकता। सप्रतिबंध प्रायिकता मतलब जब घटना हो चुकी हो के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, घटना एफ और घटना ई के सप्रतिबंध के बराबर होता है। या घटना ई, देखो दोनों चीज लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि जब हमने फॉर्मूला पढ़ा था ई बाई एफ, तो उसमें भी पी ई इंटरसेक्शन एफ आया था, अपॉन पी ऑफ एफ लिख सकते हैं। और जब ये पढ़ा था एफ बाई ई, ये होता है पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ ई। तो ये जो इंटरसेक्शन है वो यहां से भी वैल्यू निकल सकती है, यहां से भी वैल्यू निकल सकती है। इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन एफ मतलब पी और ई दोनों आए, तो इस तरह भी लिख सकते हैं पी ऑफ ई इंटू पी ई बाई एफ, ठीक, या पी ऑफ एफ इंटू पी ई बाई एफ। ठीक है, तो दोनों समीकरण से क्या मिल जाएगा? ये तीनों चीज क्या होंगी? बराबर। इसी को हम क्या कहते हैं? किसी, ये इसका मतलब क्या हुआ? ई व एफ दोनों के साथ घटित होने की प्रायिकता, ये क्या है? दोनों के साथ घटित होने की प्रायिकता, ये क्या कहलाती है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ठीक, ई और एफ दोनों के साथ घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? ये होगी। ठीक, एक घटना हो गई हो, दूसरी की सप्रतिबंध प्रायिकता, एक की प्रायिकता और दूसरे की सप्रतिबंध प्रायिकता, एक की प्रायिकता और दूसरे की सप्रतिबंध प्रायिकता। ई की प्रायिकता तथा एफ की सप्रतिबंध प्रायिकता मतलब एफ तब जब ई निकल गया हो तब, ठीक, के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक, अब देखते हैं स्वतंत्र घटनाओं की प्रायिकता। स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं? ठीक है, और इनकी प्रायिकता क्या होती है? तो अगर ई और एफ दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी ई इंटू पी ऑफ एफ। अब देखो यहीं से देखो, अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं तो जो इंटरसेक्शन होगा ये पी, ये जो है पी एफ बाई ई, इसको हम क्या लिखेंगे? पी एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ऑफ ई लिखेंगे। पी ऑफ ई कट जाएगा तो क्या बचेगा? पी ऑफ एफ। ठीक, तो जो यहां से स्वतंत्र घटनाओं की परिभाषा, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई प्रायिकता ई का और एफ की घटना का प्रायिकता, इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता के बराबर आ जाए तो ये दोनों घटनाएं क्या कहलाएंगी? स्वतंत्र। तो अगर अगली एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन होंगे उसमें ये दिखाना होगा कि तीर्थ कीजिए कि ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो अगर ये इसका गुणनफल और ये दोनों बराबर है तो स्वतंत्र घटनाएं होंगी। ऐसे ही मान लीजिए तीन घटनाएं हैं, E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, तो ये P ऑफ E इंटू P ऑफ G इंटू P ऑफ F के बराबर होगा। ठीक, अब कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। यदि E और F स्वतंत्र घटनाएं हैं, अगर E और F स्वतंत्र घटनाएं हैं तो E डैश व F, E व F डैश तथा E डैश व F डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी। ठीक, E डैश व F, E व F डैश तथा E डैश व F डैश ये भी स्वतंत्र होगी, ये भी स्वतंत्र होगी, ये भी स्वतंत्र होगी। कब? जब E और F स्वतंत्र हो। स्वतंत्र घटनाएं की परिभाषा हमने क्या बताई थी? यही तो बताई थी। ठीक है, तो P E डैश F बराबर क्या आएगा? P E डैश इंटू P ऑफ F। P E इंटरसेक्शन F डैश बराबर क्या आएगा? P E इंटू P ऑफ F डैश। ऐसे ही ये आ जाएगा।
ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या है? ई और एफ दोनों घटनाओं की प्रायिकता, ई भी हो और एफ भी हो, और दोनों घटनाओं की प्रायिकता अगर स्वतंत्र है तो ये आ जाएगी, ठीक है, और स्वतंत्र नहीं है तो ये आ जाएगी। ठीक, बात समझ में आ रही है? एक पे दूसरा डिपेंड है, ठीक है, अगर स्वतंत्र है तो ये आएगी और स्वतंत्र नहीं है तो ये आएगी। ई और एफ दोनों घटनाओं की घटित होने की प्रायिकता। अब हम इन चीजों को बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है, और ध्यान रखेंगे, जितनी भी चीजें हमने अभी तक बताई हैं वो सब ध्यान रखेंगे, तब हम इसके। तो आइए अब हम देखते हैं अगली एक्सरसाइज के प्रश्न, ठीक है, जो अभी हमने चीजें बताई हैं उसी पे आधारित है। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में कह रहा है P ऑफ A इक्वल टू 3/5, P ऑफ A कितना दिया है? 3/5, P ऑफ B इक्वल टू दिया है 1/5, और A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं। A और B कैसी घटनाएं हैं? स्वतंत्र घटनाएं हैं। P A यूनियन B निकालना है, P A यूनियन B हमें क्या करना है? निकालना है। तो अभी हमने बताया था, क्या बताया था? स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो, क्योंकि A व B स्वतंत्र घटनाएं हैं। कैसी घटनाएं हैं? स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसलिए P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू होगा P ऑफ A इंटू P ऑफ B। बताया था, यही तो होती है। तो यहां से क्या आ जाएगा? P ऑफ A 3/5, P ऑफ B 1/5, यानी कितना आ जाएगा? 3/25। तो P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू 3/5। बात क्लियर? अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। ये इंटरसेक्शन होगा, नहीं यूनियन होगा, ठीक है, इंटरसेक्शन कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। P ऑफ A इंटरसेक्ट, देखो स्वतंत्र होती है तो क्या होता है? P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B, ठीक है, दोनों स्वतंत्र हैं इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको इंटरसेक्शन मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आते हैं, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है P ऑफ A, P ऑफ E 3/5, P ऑफ F 3/10 और P ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 1/5। हमको दिखाना है कि क्या ये स्वतंत्र है कि नहीं, ये हमसे पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है? कि स्वतंत्र है कि नहीं, ठीक। तो अभी हम बताया था। तो P ऑफ E इंटू P ऑफ F निकालो, तो क्या आएगा? 3/5 गुणे 3/10 यानी 9/50 आया। और P ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या है? 1/5 है, ठीक। तो दोनों समीकरण से क्या मिला? समीकरण 1 व 2 से ये प्राप्त हुआ कि P ऑफ E इंटरसेक्शन F नॉट इक्वल टू 1/5 है, 9/5 है, नॉट इक्वल टू P ऑफ E इंटू P ऑफ F। तो अगर ये दोनों बराबर होती तो स्वतंत्र होते, लेकिन यहाँ बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है? स्वतंत्र नहीं है। इसलिए E व F स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। आई बात समझ में? स्वतंत्र घटनाओं के लिए क्या होता है? P ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू P ऑफ E इंटू P ऑफ F होना चाहिए। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है 52 ताश की एक गड्डी में से, 52 ताश की एक गड्डी में से यदृच्छता बिना प्रतिस्थापित किए हुए 2 पत्ते निकाले गए। बिना प्रतिस्थापित किए हुए 2 पत्ते लेके गए, दोनों पत्ते काले रंग के होने की प्रायिकता, यानी पहली घटना भी हो और दूसरी भी हो। तो पहली घटना मान लेते हैं क्या है? तीसरा क्वेश्चन है ये, ई मान लेते हैं पहले पत्ते के काले होने की घटना, और जो F है वो क्या है? दूसरे पत्ते के काले होने की घटना, यानी E भी हो F भी हो, हमें क्या निकालना है? प्रायिकता E भी हो और F भी हो, इसकी प्रायिकता हमें निकालनी है। कुल पत्ते कितने हैं? तो देखो P ऑफ E कितना आ जाएगा? काले पत्ते कितने होते हैं? 26। काले पत्ते कितने होते हैं? 26, और टोटल कितने होते हैं? 52, यानी 1/2। ठीक। अब देखो
चूंकि क्या लिखा है, बिना प्रतिस्थापित किए, चूंकि प्रतिस्थापित नहीं किया जाता। तो आप पत्ते कितने बचे, 51 ही तो बचे, एक पत्ता हमने निकाल लिया, तो आप कितने पत्ते बचे, 51, और काले वाले कितने बचे, 25, काले वाले कितने बचे, 25। ठीक, इस घटना होने के बाद इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र हैं, क्योंकि ई व एफ दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसलिए पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ। तो पी ऑफ ई 1/2 और पी ऑफ एफ 25/51 यानी 25/102। ये काहे की प्रायिकता है, ई और एफ, यानी पहला पत्ता भी काला हो और दूसरा पत्ता भी काला हो, उसकी प्रायिकता है। अतः दोनों पत्तों के काले होने की प्रायिकता बराबर 25/102। आई बात समझ में? देखो हमने पहला पत्ता काला हो, इसकी प्रायिकता, पत्ते टोटल 52, काले 26, प्रायिकता क्या आ जाएगी। अब प्रतिस्थापित तो कर रहे हैं, तो प्रतिस्थापित नहीं कर रहे हैं यानी वो पत्ता अब नहीं डाल रहे हैं गट्टी में, तो अब गट्टी में बचे कितने, 51, और काले कितने बचे, 25, तो ये हो जाएगा। ठीक, और दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसलिए दोनों के होने की, यानी ई इंटरसेक्शन एफ, पी ऑफ ई इनटू पी ऑफ एफ, अभी हमने बताया था स्वतंत्र घटनाएं होती है, उससे हमने प्रायिकता निकाल ली, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि दोनों पत्ते काले हैं। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन है, संतरों के डिब्बे का निरीक्षण कर उसमें से 3 संतरों को यथेच्छता बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाल कर किया जाता है। मतलब हम निरीक्षण कर रहे हैं, संतरा निकालते हैं बिना देखे। ठीक, अगर तीनों संतरे सही हैं, अच्छे हो, तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत कर दिया जाता है। अगर तीनों अच्छे हैं तो हम क्या करते हैं, चलो सप्लाई कर भेज दो, अन्यथा अस्वीकृत कर देते हैं। एक डिब्बा जिसमें 15 संतरे हैं, जिनमें से 12 अच्छे और 3 खराब है, बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता। तो देखो कुल संतरे कितने हैं, कुल संतरे 15, अच्छे 12। ठीक, ये 12 है। अब देखो 3 संतरा निकालने बिना प्रतिस्थापित किए, तो पहला संतरा ए मान लेते हैं, पहले संतरे के अच्छे होने की घटना। ठीक, संतरे टोटल कितने हैं, 15, अच्छे कितने हैं, 12, प्रायिकता निकल गई। अब बी मान लेते हैं, दूसरा संतरा अच्छा हो, दूसरे संतरे के अच्छे होने की घटना। अब प्रतिस्थापित नहीं किया, बिना प्रतिस्थापित किए, तो जब प्रतिस्थापित नहीं किया तो संतरे कितने बचे, 14, और अच्छे वाले कितने बचे, 11। अब तीसरे संतरे के अच्छे होने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। तीसरे संतरे के अच्छे होने की घटना, ये सी से डिनोट कर दिया, तो पी ऑफ सी प्रतिस्थापित नहीं किया है, संतरे कितने बचे, 13, और ये कितना, 10। अब देखो स्वीकृत कब होगा, जब पहला अच्छा हो और दूसरा अच्छा हो और तीसरा भी अच्छा हो। स्वीकृत तभी होगा जब तीनों क्या हो, अच्छे हो, तभी तो स्वीकृत होगा। क्या कह रहा है कि जब तीनों के तीनों अच्छे निकलेंगे तो स्वीकृत, यानी ए भी हो और बी भी हो और सी भी हो। ठीक है, और तीनों घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र हैं, इसलिए तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ऐसी घटना की प्रायिकता मिल जाएगी जो ए भी हो, बी भी हो, सी भी, यानी तीनों अच्छे हो, तभी स्वीकृत होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 12/15 गुणे 11/14 गुणे 10/13। सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10। ठीक, ये आ गया, और 3 चौक 12, 4 आ गया, ये हो जाएगा 4 गुणे 11 गुणे 2/14 गुणे 13, ये इससे कट जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो ऊपर आ जाएगा 44, 7 21 80 2 7 91। ठीक है, तो पहला अच्छा हो, दूसरा अच्छा हो और तीसरा भी अच्छा हो,
तभी तो वो स्वीकृत होगा। क्या कह रहा था, बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता, और स्वीकृत कब होगा, जब तीनों अच्छे होंगे, पहला अच्छा हो, दूसरा अच्छा हो और तीसरा अच्छा हो, यानी तीनों घटनाएं एक साथ हो। बात समझ में आई, तीनों घटनाएं एक साथ हो। अब ये जब हो गई है तो इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ये घटनाएं क्यों स्वतंत्र है, क्योंकि जब ये घटना हो गई तो इससे कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक। जब ये हो गई तो इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक। तो ये तीनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, और स्वतंत्र घटनाएं होती तो अभी हमने बताया था P ऑफ A E इंटरसेक्शन P ऑफ F इज इक्वल टू क्या होता है, P ऑफ E इंटू P ऑफ F। तो सेकेंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है इसी तरह होंगे, उनको लगाइएगा आप लोग, एग्जाम्पल जरूर लगाइएगा। एग्जाम्पल में देखिए लैंग्वेज कैसे लिखी जाती है, लैंग्वेज लिखने का ढंग जरूर आना चाहिए, ठीक है। उसका भी मार्क्स होता है, ऐसा नहीं है कि हमने आंसर निकाल दिया काम खत्म, ठीक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है ये, तो आप लैंग्वेज के ढंग से लिखा गया है, इन सब चीजों को ध्यान से देखिए और करिए, समझिए एग्जाम्पल से। और जितनी भी चीजें हमने बताई है उसको एक बार ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाइए और उसको करिए, क्योंकि एक एक चीज जो बताते जा रहे हैं उनका यूज होता जाएगा। जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उनको प्रॉपर्टीज बताया तो उसमें यूज हो रहा है, पहली प्रॉपर्टीज का यूज हो रहा है तीसरी में, दूसरी प्रॉपर्टीज का यूज हो रहा है तीसरी में। तो एक क्रमबद्ध तरीके से आप जब पढ़ेंगे और समझेंगे तब आगे की चीजें आसानी से समझती आ जाएंगी, ठीक है। अब जैसे कुछ चीजें हम यूज कर रहे हैं जो फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, इसलिए फर्स्ट ईयर की प्रायिकता को पढ़ने के बाद जो जो चीजें पढ़ाते जा रहे हैं उसको कायदे से समझिए। नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को 2-2 बार देखिए, 3-3 बार देखिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे आएगा। करत करत अभ्यास थे जड़मत और सुजान, ठीक। तो आप लोग करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाएंगे, अच्छे से करेंगे, अच्छे से समझेंगे तो जरूर कर ले जाएंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10 नंबर का है, इसलिए इसको कायदे से पढ़ना है, ठीक है। 10 में 10 पूरा हमको स्कोर करना है। धन्यवाद।